अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तलत अफजा से बिजनेस फाइनेंस के 4th लेक्चर में हो रही है। आज का हमारा ये लेक्चर पिछले लेक्चर ही की कंटिन्यूशन है, इसलिए मैं ये चाहूँगी कि मैं आज का लेक्चर शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिव्यू कर लूँ अपने पिछले लेक्चर को। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने बात की 3 मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने ये कहा कि सिंगल ओनर बिजनेस एंटिटी जो है दैट इज नोन एज द सोल प्रोप्राइटरशिप। उसके सर्टेन एडवांटेजेस हैं, उसके सर्टेन डिसएडवांटेजेस हैं। वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस कि इट इज़ वेरी इजी टू फॉर्म अ सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें हमारे पास एक सिंगल ओनर है। इट इज़ लीस्ट रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन उसके साथ साथ उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। और वो डिसएडवांटेज ये है कि उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो मार्केट से लोन ले सकें फॉर द बिजनेस पर्पसेस। और हमारा जो ओनर है उसकी डेथ के साथ ही ये फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप इज डिफिकल्ट। फिर हमने बात की पार्टनरशिप की, जिसमें हमने कहा कि 2 or more इंडिविजुअल्स, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो है दे स्टार्ट अ बिजनेस एक्टिविटी। उसमें हमने कहा देयर आर 2 टाइप्स, एक हमारे पास जनरल पार्टनरशिप है और दूसरी लिमिटेड पार्टनरशिप है। जनरल पार्टनरशिप में हमारे पास सारे पार्टनर्स जो हैं दे आर जनरल पार्टनर्स इन द सेंस कि उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, कि उनके पर्सनल एसेट यूज हो सकते हैं बिजनेस के लोन को रीपे करने के लिए। इसकी भी लाइफ लिमिटेड होती है कि जब पार्टनर एक की डेथ हो जाती है तो दूसरे पार्टनर्स जो हैं उसको कैरी ऑन नहीं कर सकते। जब हम बात करते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप की, तो उसमें कुछ जनरल पार्टनर्स होते हैं, 1 or 2 कैन बी दी लिमिटेड पार्टनर्स। लिमिटेड पार्टनर्स की लायबिलिटी जो होती है या स्टेक्स जो होते हैं बिजनेस में, दे आर ओनली लिमिटेड टू कि उन्होंने कितनी कंट्रीब्यूशन की है इन दैट बिजनेस। इसके बाद अगर बिजनेस को लॉसेस होते हैं तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी यूज नहीं होती टू पे द डेट ऑफ द बिजनेस। Mostly advantages and the disadvantages of the partnership are similar to the sole proprietorship. उसके बाद हमने बात की कारपोरेशन की। कारपोरेशन हमने कहा एज एन एस्टैब्लिश्ड लार्ज साइज कारपोरेशन, जिसके अपना एक चार्टर होता है और सर्टेन बायलॉज होते हैं। जब हम कारपोरेशन फॉर्म करते हैं तो वी हैव टू फॉलो अ लॉन्ग लीगल प्रोसीजर, लेकिन वंस इट इज एस्टैब्लिश्ड तो ये कारपोरेशन जो है दैट इज अ लीगल पर्सन। कारपोरेशन जो है वो ओन कर सकती है एसेट, अपने नाम पे रजिस्टर हो सकते हैं एसेट, परचेज कर सकती हैं वो इक्विपमेंट, बिल्डिंग और एनी अदर एसेट इन द नेम ऑफ द कारपोरेशन विच इज अ बिजनेस एंटिटी एंड अ लीगल पर्सन। और उसके साथ साथ ये कारपोरेशन जो है हमारी कैन इजीली रेज कैपिटल फ्रॉम द मार्केट, और वो रिलेटिवली ईजियर है एज कंपेयर टू दी सोल प्रोप्राइटरशिप एंड दी पार्टनरशिप। अब कारपोरेशन जो है हमारी, उसके जब हम कंट्रोल या ओनरशिप की बात करते हैं तो देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनर्स एंड दी मैनेजर। हमारे ओनर्स जो होते हैं दे आर दी शेयर होल्डर्स, और ये शेयर होल्डर्स जो हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सेलेक्ट करते हैं, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो हायर करती है मैनेजर्स को। तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजर्स को हायर करते हैं अंडर सर्टेन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, उन मैनेजर्स ने एक्चुअली इस शो को रन करना होता है। अब उनके ऑब्जेक्टिव जो है दे आर डिफरेंट फ्रॉम द शेयर होल्डर्स ऑब्जेक्टिव। शेयर होल्डर्स का ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, जबकि हमारे मैनेजर्स का ऑब्जेक्टिव कैन बी कि उनकी कंपनसेशन इन द फॉर्म ऑफ द पे एंड अदर बेनिफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो, उनकी प्रमोशनल जो स्ट्रीम है, हायरार्की है, वो फास्ट हो, उनकी ग्रोथ तेज़ी से हो, और उसके साथ साथ उनको डिसीजन मेकिंग में इंडिपेंडेंस हो। जब हम देखते हैं इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को तो देयर अराइजेज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू, जिसको हम कहते हैं एजेंसी प्रॉब्लम। हम इसको एजेंसी प्रॉब्लम क्यों कहते हैं कि हमारे जो मैनेजर्स हैं दे आर द एजेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स, और शेयर होल्डर्स आर द प्रिंसिपल्स। अब जब इनके ऑब्जेक्टिव फर्क है देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट,
और वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज नोन एज द एजेंसी प्रॉब्लम। एजेंसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कहा वन गुड वे इज कि हम मैनेजर्स के कॉम्पनसेशन पैकेजेस जो हैं वो इस तरह से बनाए कि जब उनको कोई बोनस देना है ऑन परफॉर्मेंस बेसिस तो इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ द शेयर्स। इसलिए जब उनको शेयर्स इन द फॉर्म ऑफ द बोनस मिलना है तो उनका फोकस भी होगा टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। दूसरा एक तरीका वो भी है कि उनको रियलाइज कराया जाए कि अगर उनकी परफॉर्मेंस नहीं है इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, जिससे शेयर की वैल्यू नहीं बढ़ती मार्केट प्लेस में, तो क्या होगा, अल्टीमेटली बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा या दूसरी कोई कंपनी जो है इस बिजनेस को टेक ओवर कर लेगी, जिसको हम कहते हैं हॉस्टाइल टेक ओवर। अगर वो ये रियलाइज कर लें तो देन डेफिनेटली उनकी भी अल्टीमेट जो ख्वाहिश होगी वो यही होगी कि शेयर की वैल्यू जो है मार्केट में स्टेबल रहे या बढ़ती रहे। तो ये तो था हमारा पिछला लेक्चर। अब इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस लेक्चर, आज के लेक्चर में हम फोकस करेंगे इस फाइनल फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कह रहे हैं कॉर्पोरेशन। अब इस कॉर्पोरेशन के पर्सपेक्टिव में हम ये देखना चाहेंगे कि ये कॉर्पोरेशन जब मार्केट में जाके फंड रेज कर सकती है यानी कि लोन ले सकती है तो उसके पास क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। तो इस सिलसिले में हम बात करेंगे कॉर्पोरेशन एंड द फाइनेंशियल मार्केट्स। हम बात करेंगे कि क्या क्या मुख्तलिफ इकसाम की मार्केट्स मौजूद हैं जहाँ पे हमारी फर्म जो है वो पार्टिसिपेट कर सकती है। उसके बाद हम इसी कॉर्पोरेशन की बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। बैलेंस शीट जो है बेसिकली दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ दिस कॉर्पोरेशन ऑन अ पर्टिकुलर टाइम, कि एक वक्त में अगर हम ये कहें कि बिजनेस इस वक्त कैसी है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, तो उसका जो स्नैपशॉट है वो हमारे पास बैलेंस शीट की शक्ल में आ जाता है। तो हम बैलेंस शीट की बात करेंगे और उस सिलसिले में हम चाहेंगे कि हम केयरफुल हों कि हमारे बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स क्या हैं और उनके बिहाइंड लॉजिक क्या है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बैलेंस शीट। इसी सिलसिले में हम बात करना चाहेंगे लिक्विडिटी की, हम बात करना चाहेंगे मार्केट वैल्यू एंड द बुक वैल्यू की, और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जब बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट है तो उसमें हमारे पास डेट और इक्विटी का कंपोनेंट क्या है, जो कि आपको याद होगा कि पहले या दूसरे ही लेक्चर में हमने बात की थी कि जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजर है वन ऑफ द मेजर डिसीजन एरिया इज कि उसका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हो, फर्म का इक्विटी कितनी हो और डेट कितनी हो। तो हम इसको भी देखेंगे जब हम बैलेंस शीट की बात करेंगे। और उसके बाद अगर हमने देखना हो कि हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो है वो कैसी रही है, यानी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो वो समराइज नॉर्मली की जाती है विद द हेल्प ऑफ एन इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट में हम देखेंगे फर्म्स की रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यूज की मुख्तलिफ कैटेगरीज, और उसमें साथ साथ हमारे जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल GAAP को डिस्कस करेंगे कि मुख्तलिफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, और इसी सिलसिले में हम अकाउंटिंग प्रॉफिट्स और कैश में भी सेग्रीगेशन करेंगे और कैश फ्लोज हमारे जो हैं वो अकाउंटिंग प्रॉफिट से क्यों फ़र्क होते हैं, और फाइनली हम बात करेंगे टाइम एंड कॉस्ट के बारे में। तो हम आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं, और यहाँ पे हम अपने इसी कॉर्पोरेशन को एज ए फर्म ले रहे हैं, और इस फर्म को हम देख रहे हैं कि जब ये फर्म एसेट्स परचेज भी कर सकती है एज ए लीगल पर्सन, और ये फर्म फाइनेंशियल मार्केट्स में जाके फंड भी रेज कर सकती है, तो किस किस्म की फाइनेंशियल मार्केट्स में फर्म पार्टिसिपेट करती है। तो हमारे पास दो तरह की मार्केट्स हैं जिसमें हमारी ये फर्म जो है वो पार्टिसिपेट कर सकती है। उसमें एक है हमारे पास प्राइमरी मार्केट और दूसरी है हमारे पास सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में फर्म जो है डायरेक्टली अपने शेयर्स जो कि ओनरशिप की रिप्रेजेंटेशन है, और साथ साथ अपने बॉन्ड जो कि लोन का इंस्ट्रूमेंट है, कि अगर फर्म ने लॉन्ग टर्म लोन लेना हो तो वो बॉन्ड इशू करती है। तो ये दोनों जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज हैं। तो जब हम
फर्म के सिलसिले में फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करते हैं तो प्राइमरी मार्केट में हमारी फर्म अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स एंड शेयर्स फर्स्ट टाइम बेचती है कि फर्म जो है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है इन दी प्राइमरी मार्केट। दूसरी तरफ हमारी आ जाती है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट इज अ काइंड ऑफ यूज्ड आइटम मार्केट। अब इसमें जो फर्म ने ऑलरेडी सिक्योरिटीज इश्यू की हुई हैं वो एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को बेचता है। फॉर्मली अगर हमने इनको डिफाइन करना हो तो वी हैव दिस डेफिनेशन ऑन दिस स्लाइड हियर कि हमारी प्राइमरी मार्केट इज अ मार्केट वेयर अ कॉर्पोरेशन इश्यूज इट्स फाइनेंशियल सिक्योरिटीज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो जब हमारी फर्म इश्यू करती है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज टू द इन्वेस्टर्स फॉर द फर्स्ट टाइम तो कैश फ्लोज जो हैं वो इन्वेस्टर से डायरेक्टली फर्म के पास आते हैं। वेयरएज जब हम सेकेंडरी मार्केट की बात करते हैं तो वो ऑलरेडी जो इश्यूड सिक्योरिटीज हैं फर्म की वो एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को बेच रहा होता है। सो आवर सेकेंडरी मार्केट्स दे इन्वॉल्व द सेल ऑफ द यूज्ड सिक्योरिटीज फ्रॉम वन इन्वेस्टर टू अनदर इन्वेस्टर। अब यानी कि जब हम बात करते हैं कि सेकेंडरी मार्केट तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग इस सेकेंडरी मार्केट की क्या फॉर्म्स हैं। स्टॉक एक्सचेंज इज अ गुड एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मार्केट कि जहां पे अगर मेरे पास फर्म ए के शेयर्स हैं और मैं उसको बेचना चाहती हूँ तो मैं डायरेक्टली फर्म ए के पास नहीं जाऊंगी वापस करने के लिए, रादर आई विल गो टू द स्टॉक मार्केट और मैं फर्म ए के शेयर्स ऑफर करूंगी फॉर सेल थ्रू माई ब्रोकर। एक और इन्वेस्टर जो है वो फर्म ए के शेयर खरीद लेगा। तो ये जो ट्रांजैक्शन है जो कि ऑलरेडी इश्यूड सिक्योरिटीज की है इट विल टेक प्लेस इन द सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट में जो कैश फ्लोज हैं वो एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर की तरफ जाते हैं। फर्म के पास डायरेक्टली कैश फ्लोज नहीं आते। ऑलरेडी जो फर्म ने इश्यू की हुई है सिक्योरिटीज वो हैंड्स चेंज करती हैं। ओनरशिप जो है वो इंडिविजुअल ए से ट्रांसफर होकर इंडिविजुअल बी की तरफ चली जाती है। तो अगर हम इसी को डिटेल में देखना चाहें तो लेट्स रिफर टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड हियर कि हमारे पास जो फर्म है हाउ डज इट पार्टिसिपेट इन द फाइनेंशियल मार्केट। एक तरफ इस पर्टिकुलर स्लाइड पे हमारे पास फर्म है एज वन एंटिटी और दूसरी तरफ फाइनेंशियल मार्केट्स हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स में जो मुख्तलिफ किस्म की सिक्योरिटीज हैं पॉसिबल सिक्योरिटीज वो क्या क्या हो सकती हैं। सिक्योरिटीज हो सकती हैं शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन एंड द इक्विटी शेयर्स। अब जब फर्म सिक्योरिटीज इश्यू करती है इन द प्राइमरी मार्केट सबसे पहले यही होता है कि फर्म जो है अगर आपने एक नई फर्म शुरू करनी है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फंड्स। एक है हमारे पास इक्विटी का सोर्स और दूसरा है लोन का। और लोन की आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है शॉर्ट टर्म लोन एंड द लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म डेट एंड द लॉन्ग टर्म डेट। तो सबसे पहले जो है फर्म इन सिक्योरिटीज को इश्यू करेगी एज इज रिफ्लेक्टेड where we have financial markets arrows going to the firm issues the securities which is transaction A। अब जब फर्म के पास सिक्योरिटीज इश्यू करने के बाद क्या आए, प्राइमरी मार्केट में ये ट्रांजैक्शन हो रही है तो क्या आया फर्म के पास, कैश फ्लोज। उन कैश फ्लोज को यूज करेगी फर्म टू परचेज द करंट एसेट्स एंड द फिक्स्ड एसेट टू स्टार्ट अ बिजनेस। वो करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट जो है फर्म यूज करेगी इन ऑपरेशन और उससे क्या है प्रोडक्ट या सर्विस फाइनली तैयार होके रेडी फॉर सेल होगी। और जब फर्म जो है उसको सेल आउट करती है तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, बी में हमने कहा कि फर्म इन्वेस्ट दीज कैश फ्लोज इन एसेट्स और वहां से सेल ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस सी में कैश फ्लो जनरेट करेगी फॉर फर्म। अब ये जो कैश फ्लो है ये हम जो है डिवाइड कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि जो हमने सिक्योरिटीज इश्यू की थी उनके ऊपर जो कॉस्ट है उनकी, आपके जो इक्विटी या शेयर होल्डर्स हैं उनको पेमेंट होगी इन द फॉर्म ऑफ द डिविडेंड। जो आपके क्रेडिटर्स हैं उनको पेमेंट होगी इन द फॉर्म ऑफ द इंटरेस्ट। तो आपके पास डिविडेंड एंड द डेट पेमेंट विल गो बैक टू द फाइनेंशियल मार्केट्स। लेकिन इसके साथ साथ आपके पास जो अर्निंग्स हैं उसके ऊपर टैक्स करेगी गवर्नमेंट।
तो जो टैक्सेस गवर्नमेंट को पे हो रही हैं, सो वी हैव दिस ट्रांजैक्शन डी, टैक्सेस गोइंग टू दी गवर्नमेंट. और टैक्स पे करने के बाद वी विल हैव द पेमेंट टू द क्रेडिटर्स एज वेल एज द ओनर्स, डिविडेंड एंड द डेट पेमेंट. लेकिन सारी की सारी अर्निंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देते हम टू दी शेयर होल्डर्स, रादर उसका कुछ पोर्शन जो है बिजनेस रिटेन करती है फॉर फ्यूचर ग्रोथ. तो इसलिए फाइनल ट्रांजैक्शन एफ जो है वो रिटेन अर्निंग जो है कैश फ्लो की शक्ल में दोबारा फ्लो कर रही है बैक टू दी फर्म, कि वो री इन्वेस्टमेंट के लिए हमारी फर्म के पास एक और सोर्स हो गया. तो हमारी जो एक रनिंग बिजनेस है उसके लिए क्या सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं? एक तो है इशू करे सिक्योरिटीज, डेट इंस्ट्रूमेंट विच इज बॉन्ड नॉर्मली, या शेयर इशू कर दे उससे फंड्स मिलते हैं, या एक रनिंग बिजनेस के लिए एक थर्ड सोर्स ऑफ फंड भी अवेलेबल है जो कि है रिटेन अर्निंग का, कि प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा जो है वो फर्म रिटेन कर ले फॉर फ्यूचर ग्रोथ. ओवरऑल अगर हम इसको समराइज करना चाहें, फॉर अ ग्रोइंग फर्म, फॉर एन एग्जिस्टिंग फर्म, हमारे पास जो कैश फ्लो फर्म जनरेट करेगी इट शुड एक्सीड द कैश फ्लोज फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट. कि जो हमने फाइनेंशियल मार्केट से कैश फ्लोज लिए थे बाय सेलिंग दी सिक्योरिटीज इन द प्राइमरी मार्केट, वो कैश फ्लोज जो हैं वो थोड़े होने चाहिए, और बिजनेस एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद जो फर्म जनरेट करे वो कैश फ्लोज जो हैं वो ज्यादा होंगे. तो दिस बिजनेस विल कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड. अब इसी सिलसिले में जब आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट की बात करते हैं तो हम इसको फर्दर एलैबोरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड. अब हमारे पास दो मेन पार्टिसिपेंट्स हैं, एक है फर्म और दूसरे हैं इन्वेस्टर्स. फर्म जो है वो फंड रेज कर रही है और इन्वेस्टर्स जो हैं वो फंड प्रोवाइड कर रहे हैं. प्राइमरी मार्केट में क्या होगा कि डायरेक्टली फर्म जो है स्टॉक्स एंड बॉन्ड सेल करेगी टू दी इन्वेस्टर, और इन्वेस्टर जो है डायरेक्टली मनी पे करेंगे फॉर द परचेज ऑफ स्टॉक एंड बॉन्ड्स टू दी फर्म. तो ये ट्रांजैक्शन जो है, जो पहले पोर्शन ऑफ दिस स्लाइड इज रिफ्लेक्टिंग द प्राइमरी मार्केट, जबकि जो हमारी सेकेंडरी मार्केट है उसमें फर्म का रोल नहीं है. इट इज ओनली लिमिटेड टू द बॉक्स ऑफ द इन्वेस्टर्स. अब यहाँ पे हमारे पास इन्वेस्टर्स में फॉर एग्जाम्पल हमने दो इन्वेस्टर लिए हैं, अली एंड मारिया. अब प्राइमरी मार्केट में जो सिक्योरिटीज इशू हुई, फॉर एग्जाम्पल सपोज हम बात कर रहे हैं कि अली के पास वो सिक्योरिटीज थी, अली वांट्स टू सेल इट ऑफ, तो वो वापस नहीं करेगा टू द कंपनी, रादर थ्रू दिस सेकेंडरी मार्केट अली जो है वो मारिया को सिक्योरिटी सेल कर रहा है. मारिया इज विलिंग टू परचेज दी सिक्योरिटीज, and therefore after purchasing the securities Maria will pay money to the Ali. तो ये transaction which is taking place between two investors, Ali as a one investor, Maria as another investor, second investor, is taking place in the secondary market. फर्म जो है वो directly involve नहीं हो रही. तो जब हमारे पास flow of funds and securities are limited to the investors only, so we say कि that is an example of the secondary market. जब हम secondary market की बात करते हैं तो there are further classification of our secondary market. Secondary market जैसे पहले कहा is just like the market for the used securities. Used securities in the sense कि firm has firstly issued the securities directly एक investor को firm ने दे दी. अब वो इन्वेस्टर्स को मजीद आगे बेचना चाहता है, तो उस सूरत हाल में हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं? वी हैव टू पॉसिबिलिटीज, डीलर्स मार्केट एंड द ऑक्शन मार्केट. एंड व्हाट बेसिकली इज अ डीलर मार्केट? डीलर मार्केट में जस्ट लाइक अ यूज्ड कार डीलर क्या होता है कि इफ यू वांट टू सेल ऑफ अ कार तो वो डीलर आपसे कार परचेज कर लेगा और उसके बाद एट अ सर्टेन प्रॉफिट उसको सेल ऑफ कर देगा टू अनदर पार्टी. सो सिमिलरली जब हम सिक्योरिटीज की बात करते हैं तो डीलर्स मार्केट में क्या है कि डीलर्स जो है, ब्रोकर जो है, वो सिक्योरिटीज को परचेज कर लेते हैं और फिर उसको सेल करते हैं टू अनदर पार्टी. और नॉर्मली ये ट्रांजैक्शंस जो हैं दे टेक प्लेस इन ओवर द काउंटर मार्केट. ओवर द काउंटर मार्केट जो है इज अ गुड एग्जांपल ऑफ
डीलर्स मार्केट, जिसमें ब्रोकर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो सिक्योरिटीज खरीद लेते हैं एंड देन खरीदने के बाद किसी और को बेच देते हैं। वेयर एज ऑक्शन मार्केट क्या है कि ऑक्शन मार्केट में हमारे पास जो सिक्योरिटीज है उसकी बिड होती है, दे आर ऑफर्ड फॉर सेल और एट ए सर्टेन प्राइस लेवल कोई भी उसको जब परचेज करना चाहता है तो वो उसको परचेज कर लेगा। ऑक्शन मार्केट की गुड एग्जांपल इज स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे आप पार्टिसिपेट करते हैं थ्रू द ब्रोकर। ब्रोकर का रोल क्या है? ब्रोकर सिक्योरिटीज खुद परचेज नहीं करता, रादर फैसिलिटेट करता है ट्रांजैक्शन बिटवीन द बायर एंड द सेलर। एक ब्रोकर सेलर को रिप्रेजेंट करेगा, एक बायर को रिप्रेजेंट करेगा। ओनरशिप जो है दैट डज नॉट गो टू द ब्रोकर, रादर उनका रोल है कि ट्रांजैक्शन जो है बिटवीन द टू इन्वेस्टर्स कंप्लीट हो जाए। दे फैसिलिटेट। स्टॉक एक्सचेंज में क्या है? ब्रोकर्स यही रोल परफॉर्म कर रहे हैं कि जो इन्वेस्टर है अगर वो सिक्योरिटीज बाय करता है तो वो थ्रू ब्रोकर जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर और वट एवर इज अवेलेबल उसमें से परचेज ऑर्डर प्लेस कर दिया जाता है। दूसरी तरफ अगर आप सेल करना चाहते हैं, अगेन you go through the broker and broker facilitate that sale of the security. तो ये है हमारी दो मार्केट्स इन दी सेकेंडरी मार्केट। वन इज द डीलर्स मार्केट एंड अदर इज द ऑक्शन मार्केट। डीलर्स मार्केट में हमारे पास है ओवर द काउंटर मार्केट और ऑक्शन मार्केट में हमारे पास गुड एग्जांपल इज दैट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। अब हम बात करते हैं कि जब एक फर्म को हमने एनालाइज करना है तो हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस जो है वो कहाँ से शुरू होता है या किस चीज पे बेस करते हैं हम उसको। नॉर्मली हम जब एक फर्म की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे इस वक्त उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है, तो हम बैलेंस शीट से मदद लेते हैं। बेसिकली हमारी बैलेंस शीट क्या है कि बैलेंस शीट जो है इज एन अकाउंटेंट स्नैपशॉट ऑफ द फर्म्स अकाउंटिंग वैल्यू एज ऑफ अ पर्टिकुलर डेट, कि फर्म की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है उसकी समरी जो है विद रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, यानी हम कहते हैं ईयर एंड दिसंबर 31 पे फर्म की फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है, दैट इज रिफ्लेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट क्या करती है? बैलेंस शीट आपको बताती है कि एक फर्म जो है वो क्या ओन करती है और क्या ओ करती है। फर्म क्या ओन करती है? देयर आर टू कैटेगरीज, वन करंट एसेट्स, अदर फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स जो कि एक साल के अंदर खत्म हो जाते हैं, उनकी लाइफ इज सिंपल। लेकिन जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनकी लाइफ इज लॉन्गर। उसमें हमारे पास टैंजिबल फिक्स्ड एसेट हैं, हमारे पास इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट हैं, तो इनके बारे में हम आगे जाके मजीद बात करेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट करती है कि व्हाट फर्म ओन्स, जिसको हम कहते हैं एसेट्स। देन कि उन फर्म्स को ओन करने के लिए फर्म ने फंड्स कहाँ से लिए, हम इसको कहते हैं व्हाट फर्म ओज। अब फर्म हमारे एक लीगल पर्सन है जस्ट लाइक एन इंडिविजुअल, इसलिए उसकी ओनरशिप इज रिफ्लेक्टेड बाय ऑल दोज एसेट्स और उसकी जो लायबिलिटीज हैं या कंट्रीब्यूशन के सोर्सेज हैं, कहाँ से फंड आए हैं, उसमें हमारे पास हैं ओनर्स इक्विटी एंड द डेट और द क्रेडिटर्स। तो इन सिंपल वर्ड्स हमारी बैलेंस शीट इज एन अकाउंटिंग एंटिटी विच वी कैन राइट जस्ट एज कि एसेट्स आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। जब बात करते हैं कि बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट ऑलवेज बैलेंसेस। व्हाई इज दैट सो? कि हमारे पास जो एसेट्स होते हैं फिक्स्ड एंड करंट टोटल एसेट्स, उनमें से जो हमें फंड्स प्रोवाइड किए हैं क्रेडिटर्स से, अगर हम उनको माइनस कर दें तो वी कम अप विद द ओनर्स इक्विटी। हमारी ओनर्स इक्विटी जो है हमेशा एक बैलेंसिंग फैक्टर होती है, इसलिए हमारी बैलेंस शीट ऑलवेज बैलेंसेस, क्योंकि रेजिजुअल जो है दैट गोज टू द ओनर्स। जब हमने बैलेंस शीट को एनालाइज करना है तो उस सिलसिले में इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर स्लाइड,
تو اس سلائڈ پہ وی ہیو ٹو کمپونیٹس. ون از دی ٹوٹل ویلو آف دی ایسٹس فار دی فرم اینڈ دین ٹوٹل فرم ویلو ٹو دی انویسٹرس. ٹوٹل ایسٹس میں ایز آئی آلریڈی سیڈ کہ ہمارے پاس دو کمپوننٹ ہے. کرنٹ ایسٹس, یہ وہ ایسٹس ہیں جن کی لائف جو ہے دیٹ از فار لیس دین 12 months اور 1 year. دوسری طرف ہمارے پاس فکسڈ ایسٹ آتے ہیں جن کی سروسز جو ہیں دے آر یوزڈ بائی دی فرم فار مور دین 1 year. لیکن اس کے اندر بھی ہمارے پاس دو کیٹیگریز ہیں. ایک ہے ٹینجیبل فکسڈ ایسٹ جو کہ ہماری بلڈنگ, پلانٹ, اکوپمنٹ, دے آر ٹینجیبل فکسڈ ایسٹ جن کا بینیفٹ فرم پہ ایکریو ہوتا ہے فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم. دوسرا ہمارے پاس ہے انٹینجیبل ایسٹس. انٹینجیبل ایسٹس میں ہمارے پاس ٹریڈ مارک, پیٹنٹ رائٹس, یہ سارے جو ہیں انٹینجیبل ایسٹس ہیں جن کا بینیفٹ اوور اے لانگر پیریڈ آف ٹائم فرم ارن کرتی ہے. دوسری طرف آتا ہے دی ویلیو آف دی فرم ٹو دی انویسٹرز. جب ہم بات کرتے ہیں انویسٹرز کے تو دیر آر ٹو گروپس آف انویسٹرز. ایک ہے ہمارے پاس کریڈیٹرز اور دوسرے ہیں ہمارے پاس دی اکوٹی ہولڈرز. کریڈیٹرز جو ہیں دو طرح کے ہیں, کرنٹ لائبلٹیز اینڈ دی لانگ ٹرم ڈیٹ. کرنٹ لائبلٹیز میں ہمارے شارٹ ٹرم ڈیٹ آتے ہیں جو کہ میچیور ہوتے ہیں ود ان 1 year. لانگ ٹرم ڈیٹ میں ہمارے پاس لانگر پیریڈ آف ٹائم کے لیے لون لیا ہوا ہے فرم نے. اونرز اکویٹی ہمیشہ لانگ ٹرم کنٹریبیوشن بٹ دی ریزیجول کلیمنٹ. تو یہ ہے ہمارے پاس اوور آل اسنیپ شاٹ آف دی بیلنس شیٹ. جب ہم بیلنس شیٹ کو اینالائز کرتے ہیں تو ہمیں 2-3 چیزوں کو خاص طور پہ دیکھنا ہوتا ہے. ایک ہے ہمارے پاس کانسیپٹ آف دی نیٹ ورکنگ کیپٹل. نیٹ ورکنگ کیپٹل بیسیکلی از دی ڈفرنس بٹوین کرنٹ ایسٹس اینڈ دی کرنٹ لائبلٹی. ایک سال کے دوران فرم کے پاس جو ایسٹس کنزیوم ہو جانے ہیں دے آر نون ایز دی کرنٹ ایسٹس, اور اس میں ہم لیتے ہیں کیش, مارکیٹیبل سیکورٹیز, اکاؤنٹ ریسیویبلس, انوینٹریز. دوسری طرف آتی ہیں ہمارے پاس کرنٹ لائبلٹیز. کرنٹ لائبلٹیز میں ہم کیا لیتے ہیں, اکاؤنٹس پے ایبل کہ جو ہم نے کریڈٹ پہ سیل کی ہوئی ہیں اور جو ہم نے کریڈٹ پہ پرچیزز کی ہوئی ہیں. جو کریڈٹ پہ سیل کی ہے وہ اکاؤنٹ ریسیویبل ہے, وہ کرنٹ ایسٹس ہے. جو کریڈٹ پہ ہم نے پرچیزز کی ہوئی ہیں وہ اکاؤنٹس پے ایبل ہے اور وہ ہماری کرنٹ لائبلٹی ہے. اس کے علاوہ کوئی شارٹ ٹرم لون لیے ہوئے ہیں, کوئی ویجز پے ایبل ہے. سو دے آر آل کرنٹ لائبلٹیز وچ آر ڈیو فار اے فرم ود ان 1 accounting cycle which normally is of 1 year. اس کو مزید دیکھنے کے لیے we would like to look at the net working capital. So اس slide پہ we are saying net working capital is equal to current assets minus the current liabilities. So if our net working capital is positive, what does it reflect? It says کہ ہمارے current assets are more than current liabilities, کہ firm is more liquid. Net working capital basically reflects the liquidity of the firm. اور اگر ہمارے پاس نیٹ ورکنگ کیپٹل از نیگیٹو تو اٹ مینس کہ ہمارے پاس کرنٹ لائبلٹیز آر مور دین دی کرنٹ ایسٹس. اس لیے فنڈ نیڈس ٹو ارینج فار سرٹن شارٹ ٹرم فنڈ ان آرڈر ٹو فل اپ دی گیپ. اینڈ فائنلی اگر ہمارے پاس کرنٹ ایسٹس آر ایگزیکٹلی اکول ٹو کرنٹ لائبلٹیز سو فرم از بریک ایٹ دی بریک ایون ایز فار ایز دی liquidity is concerned. For the healthy firm, normally what happens is کہ ہمارا net working capital جو ہے it keeps on growing as the firm grows. اگر بیلنس شیٹ کے پرسپیکٹو میں ہم نے نیٹ ورکنگ کیپٹل کو دیکھنا ہو تو we can show it with the help of this particular slide here کہ نیٹ ورکنگ کیپٹل انویسٹمنٹ ڈیسیژن. اس میں ہمارے پاس بیلنس شیٹ ہے. we have the current assets on the one side and followed by the fixed assets. Within fixed assets we have two categories. One is the tangible fixed asset, plant, machinery, equipment. Intangible is fixed asset and they reflect what? They reflect the copyright, patents, trademark. On the other side we have the current liabilities which reflect the short term loan, we have the long term debt and we have the shareholders equity. Net working capital basically reflects how much short-term cash flow does a company need to pay its bill. The bottom line is the break-even. کہ کتنے short-term funds چاہیے to meet the short-term liability is the point where our net working capital is equal to 0. If we have net working capital
in the form of a negative number, it reflects low liquidity or alarming liquidity for the firm. What it means here is कि अगर हमारे short term creditors जो हैं they ask for their money back, the firm doesn't have sufficient funds available to meet their obligation to pay them back. So normally for the healthy firms, if the net working capital is positive, that reflects a higher liquidity for the firm. अब इसी सिलसिले में जब हम बैलेंस शीट ही को डिस्कस कर रहे हैं, लेट्स लुक एट हाउ कैन वी बिल्ड अ बैलेंस शीट. सो बिल्डिंग द बैलेंस शीट, इसके लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं और उसकी मदद से, उस एग्जांपल की मदद से वी विल ट्राई टू कंस्ट्रक्ट अ वेरी सिंपल बैलेंस शीट. सो फॉर दैट मैटर वी हैव टू गो टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड हियर. और इस स्लाइड में वी हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ ए फर्म. The firm has current assets of $100, net fixed assets of $500, short-term debt of $70 and the long-term debt of $200. अब जैसे कि हमने कहा कि हमारी जो बैलेंस शीट है that is an accounting entity, जिसमें हमारे पास assets are equal to liabilities plus owner's equity. और उसके साथ साथ हमने ये भी कहा कि हमारी owner's equity जो है that is a residual claim. Assets minus the liabilities is equal to owner's equity. तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हम ये देखते हैं कि हमारे टोटल एसेट्स आर करंट एसेट्स प्लस द नेट फिक्स्ड एसेट्स. सो वी हैव 100 करंट एसेट्स, 500 फिक्स्ड एसेट्स, टोटल एसेट्स आर 600. द टोटल लायबिलिटीज consist of the short term and the long term liabilities. Short term liabilities 70, long term debt of 200, total is 270. So we need to figure out the shareholders equity, and we said since it is the balancing factor, so total assets minus the total liability is the shareholders equity. So 600 minus 270 is equal to $330 for the owner's equity. Now if we have to construct the balance sheet from this given information, the balance sheet is going to look something like this. Assets पे we will write down the current assets $100, net fixed assets 500 and the total assets are 600. On the other side we have the liabilities and the owner's equity. Current liabilities 70, long term debt 200 and shareholders equity as we have calculated 330. Total liabilities and the shareholders equity is 600. So both the figures are matching. So the balance sheet is in balance. Now to further discuss the balance sheet, let's take an example of a balance sheet for hypothetical company. और इस कंपनी को हम कह रहे हैं XYZ Corporation. अब इस XYZ Corporation की जो हमारे पास बैलेंस शीट है, we have taken it for the 2 time period. Year 2000 X1 and year 2000 X2. Year 2000 X1 में we have listed down the current assets followed by the fixed assets, and then on the other side we have the liabilities starting with the short term liability, long term debt and the owner's equity. Overall total assets for the year 2000 X1 1742. Total liabilities and the owner's equity, they are also 1742. But then for the next year our total assets have increased to 1879, and of course our total liabilities and the owner's equity, they are also risen to the level of 1879. इन दोनों का जो difference है between the balance in the year 2000 X1 and the balance year 2000 X2 is reflecting the growth of the company. और इसको जब हम जाके आगे इनकम स्टेटमेंट में देखेंगे कि जो फर्म ने अर्निंग की है वो ईदर स्टॉक होल्डर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ द डिविडेंड, और उसका कुछ पोर्शन जो है फर्म रिटेन कर लेती है. तो वो रिटेन अर्निंग जब हम ओनर्स इक्विटी में एड अप करते हैं तो हमारा टोटल ओनर्स इक्विटी एंड लायबिलिटीज हैज इंक्रीज, और उस मजीद इनकम की वजह से ऑफ कोर्स हमारे टोटल लेवल ऑफ एसेट्स भी बढ़ गया. अब इस बैलेंस शीट को अगर हम केयरफुली देखें तो इसमें सर्टन प्रिंसिपल्स जो हैं वो फॉलो किए गए हैं
whenever we are preparing a balance sheet. सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि हमारे एसेट्स जो हैं दे आर ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लिक्विडिटी. हम सबसे पहले लीस्ट लिक्विड एसेट लिखते हैं और उसके बाद जो है लीस्ट इलिक्विड एसेट पे फाइनली जाते हैं. जो हमारा मैक्सिमम लिक्विड एसेट है दैट इज द कैश. तो हम सबसे पहले लिख रहे हैं कैश एंड इक्विवेलेंट, उसके बाद वी आर गोइंग टू द अकाउंट्स रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज. तो करंट एसेट्स में जो सबसे कम लिक्विड एसेट है वो इन्वेंट्री है कि उसको अगर हमने जाके कन्वर्ट करना हो कैश में, बेचना हो मार्केट प्लेस में, तो हमें ज़्यादा टाइम लगता है. और उसके साथ साथ जब हम बात करते हैं फिक्स्ड एसेट्स की, तो फिक्स्ड एसेट में हम देखें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिर हमने उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस की एंड वी कम अप विद द नेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एंड फाइनली हम इंटेंजिबल एसेट्स को सबसे एंड पे लिखते हैं. दूसरी तरफ जब हम लायबिलिटी साइड पे आते हैं तो हम शॉर्ट टर्म लोन सबसे पहले लिखते हैं जिसमें हम कह रहे हैं करंट लायबिलिटीज. तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है अकाउंट्स पेएबल, नोट्स पेएबल, एक्रूड एक्सपेंसेस. फिर हमारे पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है जिसमें हमारे पास है डेफर्ड टैक्सेस एंड दी लॉन्ग टर्म डेट. स्टॉक होल्डर्स इक्विटी में प्रेफर्ड स्टॉक हमेशा हम पहले लिखते हैं और फिर उसके बाद हम लिखते हैं कॉमन स्टॉक, और उसके अंदर हम एड अप करते हैं एक्यूमुलेटेड रिटेन अर्निंग. अब हमारा जो एक्यूमुलेटेड रिटेन अर्निंग का कॉलम है, अगर हम देखें द डिफरेंस बिटवीन 390 एंड 347 इज एग्जैक्टली इक्वल टू और अप्रॉक्सीमेटली इज सपोर्टिंग हमारा ये जो टोटल इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में चेंज आई है. तो ये हमारी स्नैपशॉट ऑफ अ फर्म ऑन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. अब हमने इसी बैलेंस शीट को एनालाइज करना है, लेकिन जब हम बैलेंस शीट का एनालिसिस करते हैं तो हमें नॉर्मली 3 चीज़ों को मद्देनजर रखना होता है. सबसे पहले है अकाउंटिंग लिक्विडिटी, और इनको आगे जाके हम 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर पहला इशू है हमारा अकाउंटिंग लिक्विडिटी का. उसके बाद दूसरा इशू है हमारे पास डेट वर्सेस इक्विटी, और तीसरा है हमारे पास वैल्यू of the assets which is the market values versus the book value. तो हम शुरू करते हैं पहले इशू से जो है हमारा अकाउंटिंग लिक्विडिटी का. आपको याद होगा कि जब हमने इंट्रोडक्शन टू द बिजनेस फाइनेंस की बात की थी तो हमने ये कहा था कि वन ऑफ द क्वेश्चन जो एक फाइनेंशियल मैनेजर ने आंसर करना होता है वो ये है कि हाउ वेल मैनेजर मैनेजेस द शॉर्ट टर्म एसेट्स ऑफ द फर्म. अब उस शॉर्ट टर्म एसेट्स के साथ साथ हम ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को भी जब मैनेजमेंट में ले आते हैं तो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द अकाउंटिंग लिक्विडिटी. और जब लिक्विडिटी को इन डेप्थ हम एनालाइज करना चाहते हैं तो देयर आर 2 एलिमेंट्स. वन इज कि टाइम पीरियड जिसमें हमारे एसेट्स जो हैं वो कन्वर्ट हो सकते हैं कैश में. जितना टाइम पीरियड कम होगा उतना ही वो एसेट ज़्यादा लिक्विड होगा. जितना टाइम पीरियड ज़्यादा लगेगा एसेट लेस लिक्विड होगा. लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ भी लिक्विडिटी के एनालिसिस में शामिल हो जाती है, वो ये है कि किस वैल्यू पे वो एसेट सेल होगा मार्केट प्लेस में. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक एसेट खरीदा था $100 का, लेकिन जब मार्केट में हम बेचने जा रहे हैं तो वो $80 का बिका, तो उसकी वैल्यू में भी फर्क आ गया, कमी आ गई. तो लिक्विडिटी जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन 2 थिंग्स. एक है हमारा टाइम पीरियड जिसमें वो एसेट कन्वर्ट हो जाएगा कैश में, और दूसरा ये है कि उसकी वैल्यू में कितना इजाफा या कमी होगी. तो जब हम बात करते हैं लिक्विडिटी की तो इट रेफर्स टू द ईज एंड क्विकनेस विद विच एसेट्स कैन बी कन्वर्टेड टू कैश. करंट एसेट्स आर द मोस्ट लिक्विड एसेट्स. जब हम फिक्स्ड एसेट्स की बात करते हैं तो फिक्स एसेट्स में प्लांट इक्विपमेंट एंड मशीनरी, बट उसके साथ साथ हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स आर आल्सो कैटेगराइज्ड एज द फिक्स्ड एसेट्स. अगर हमारी फर्म जो है वो ज़्यादा लिक्विड हो तो फर्म अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस जो है वो बहुत कंफर्टेबली फुलफिल कर सकती है. लेकिन इसके साथ साथ अगर हमारे फिक्स शॉर्ट टर्म एसेट्स की बात करते हैं और हम कहते हैं कि इट प्रोवाइड्स अ क्वेश्चन फॉर द लिक्विडिटी ऑफ द फर्म, लेकिन इसके साथ साथ उसकी कुछ हिडन कॉस्ट भी होती हैं कि अगर हम अपने
करंट एसेट्स को ज्यादा रखना चाहेंगे तो उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि अगर हमने वही फंड्स कहीं और इन्वेस्ट किए होते तो उनके ऊपर जो रिटर्न हम अर्न करते तो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द लिक्विडिटी ऑफ पर्टिकुलर फर्म। तो इसलिए हम कहते ज़रूर हैं कि हमारे पास फर्म जो है उसकी लिक्विडिटी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई लिक्विडिटी जो है दैट हैज़ द हिडन कॉस्ट, एंड द हिडन कॉस्ट इज कि हम जो रिटर्न मिस आउट करते हैं, जो हम फॉरगो करते हैं इन ऑर्डर टू हैव मोर लिक्विडिटी। अब इस सिलसिले में अगर हम इसी XYZ कॉर्पोरेशन की बैलेंस शीट को देखें दोबारा, सो द बैलेंस शीट इज इन फ्रंट ऑफ अस। इसमें हमारे पास अगर उसका करंट या शॉर्ट टर्म साइड ऑफ द बैलेंस शीट देखें तो वी हैव टोटल करंट एसेट 761 फॉर द ईयर 2000 X2 एंड 707 फॉर द ईयर 2000 X1। दूसरी तरफ ईयर 2000 X2 में हमारे पास करंट लायबिलिटीज आर 486 और 2000 X1 में करंट लायबिलिटीज आर 455। नेट वर्किंग कैपिटल जो है दैट रिफ्लेक्ट्स द लिक्विडिटी ऑफ द फर्म। अ पॉजिटिव नंबर गिव्स अस द फर्म हैज अकाउंटिंग लिक्विडिटी, नेगेटिव नंबर टेल्स अस देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ द लिक्विडिटी। तो अगर हम कैलकुलेट करें नेट वर्किंग कैपिटल फॉर दिस पर्टिकुलर फर्म तो ईयर 2000 X2 में हमारे पास एसेट्स कितने हैं? वी हैव द करंट एसेट्स ऑफ 761 मिलियन, current liabilities are 486 million. So 761 million minus 486 million, 275 million is the net working capital for the year 2000 X2. Previous year में जो कि 2000 X1 था उसमें हमारे पास current assets are 707, current liabilities are 455. So net working capital is 707 minus 455 is equal to 252 million. So year 2000 X1 में हमारे पास नेट वर्किंग कैपिटल था 252, 2000 X2 में था 275। तो हमारा जो नेट वर्किंग कैपिटल था ड्यूरिंग द पीरियड 2000 X1 टू 2000 X2 23 मिलियन से बढ़ गया, और वो 23 मिलियन का इजाफा जो है दैट इज रिफ्लेक्टिंग एन इंक्रीज इन द लिक्विडिटी ऑफ द फर्म। अब दूसरा जो बेसिक हमारा कंसिडरेशन है जब हम बैलेंस शीट को एनालाइज कर रहे हैं दैट इज ऑफ डेट वर्सेस द इक्विडिटी। डेट जो है हमारा दैट रिफ्लेक्ट्स द क्रेडिटर्स इंटरेस्ट इन द बिजनेस, और इक्विटी जो है दैट रिफ्लेक्ट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ओनर्स इन द फर्म। इन सिंपल वर्ड्स जो कि हमने पहले भी कहा कि डेट वर्सेस इक्विटी रिफ्लेक्ट्स कि कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म जो है वो क्या है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर जो है फर्म का वो इस तरह से होना चाहिए कि फर्म के पास दो सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं, एक है हमारे पास डेट का, दूसरा है ओनर्स का। डेट के सर्टेन एडवांटेजेस हैं, हमारे इक्विटी के सर्टेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। जब फर्म जो है वो डेट लेती है और ज़्यादा लेती है तो वी से कि कंट्रीब्यूशन ऑफ द क्रेडिटर्स जो है वो रिफ्लेक्ट करता है फाइनेंशियल लेवरेज ऑफ द फर्म। अब इस फाइनेंशियल लेवरेज के पीछे क्या स्ट्रैटेजी है कि जो हमारा डेट है नॉर्मली उसमें एक बेनिफिट ये होता है कि जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं वो डिडक्ट हो जाता है एज एन एक्सपेंस, जिसकी वजह से हमारे नेट प्रॉफिट ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन जब हम ओनर्स इक्विटी को डिविडेंड देते हैं वो टैक्स पे करने के बाद देते हैं, इसलिए डिविडेंड की वजह से हमें नेट प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं आता, बल्कि वो नेट प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन है। इसलिए फर्म का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको इस तरह फॉर्मुलेट करते हैं कि हमारे पास एक बैलेंस आ जाए बिटवीन दी डेट एंड दी इक्विटी। अब जो हमारे शेयर होल्डर्स की इक्विटी है हमेशा दैट इज द रेजिडुअल क्लेमेंट। जैसे कि पहले भी हमने कहा कि शेयर होल्डर्स इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस द लायबिलिटीज। अब यूज ऑफ द डेट इन द फर्म कैपिटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द फाइनेंशियल लेवरेज।
जितना हम डेट ज़्यादा यूज़ करेंगे टू फाइनेंस द एसेट्स ऑफ द फर्म, दैट विल रिफ्लेक्ट द हायर लेवल ऑफ द फाइनेंशियल लेवरेज. अब डेट जो है हमारा, दैट इज वर्किंग एज अ लिवर इन द सेंस दैट कि हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉसेस है उसकी वजह से मैग्नीफाई हो जाते हैं. एक तरफ तो डेट की वजह से हमारे पास एक्सपेंस ज़्यादा होने की वजह से प्रॉफिट ज़्यादा हो जाते हैं, बट दूसरी तरफ अगर हमारे पास लॉसेस होंगे तो लॉसेस ऑफ द फर्म्स भी ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वो इंटरेस्ट पेमेंट जो है, फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट वी हैव टू मेक, चाहे हमारी अर्निंग्स ज़्यादा हैं जाके हमारी अर्निंग्स जो हैं वो कम हैं. फिर बैलेंस शीट के एनालिसिस में ही हमारे पास जो थर्ड एरिया है जिसको हमें हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए व्हेन वी आर एनालाइजिंग द बैलेंस शीट, दैट इज मार्केट वैल्यू वर्सेस द बुक वैल्यू. और इसी को हम वैल्यू वर्सेस कॉस्ट की सेंस में भी बात करते हैं. हमारी वैल्यू क्या है कि जो एसेट्स की वैल्यू रिपोर्टेड ऑन द बैलेंस शीट जो है, दैट इज द बुक वैल्यू. और वो ये होता है कि जो हम एसेट परचेज करते हैं उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे यानी परचेज प्राइस पे उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं. लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास कॉन्सेप्ट है मार्केट वैल्यू का. अब मार्केट वैल्यू क्या होती है कि अगर हम उन एसेट्स को इस वक्त मार्केट में बेचना चाहें तो हमें जो अमाउंट मिलेगी दैट विल बी नोन एज द मार्केट वैल्यू. जब करंट एसेट्स की बात करते हैं तो करंट एसेट्स की मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में ज़्यादा फर्क नहीं होता. व्हाई नॉट? क्योंकि हमारे करंट एसेट्स की जो लाइफ है दैट इज़ वेरी शॉर्ट. थोड़े टाइम पीरियड में यानी विद इन 12 मंथ्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं. लेकिन जब हम फिक्स्ड एसेट्स की बात करते हैं तो फिक्स्ड एसेट की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में बहुत फ़र्क होता है. अकाउंटिंग वैल्यू और द बुक वैल्यू और हिस्टोरिकल कॉस्ट, हम तीनों टर्म्स यूज़ करते हैं अपने फिक्स्ड एसेट्स को रिपोर्ट करने के लिए ऑन द बैलेंस शीट. लेकिन उन्हीं फिक्स्ड एसेट्स को नॉर्मली अगर हम मार्केट में बेचना चाहें तो कॉस्ट से कहीं हायर प्राइस पे बेच सकते हैं. तो इसलिए जब हम देखते हैं फिक्स्ड एसेट्स को तो ट्रू सेंस में जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसको फोकस करना चाहिए ऑन द मार्केट वैल्यूज. दूसरी तरफ जब लोन की बात करते हैं तो लोन नॉर्मली जो है उसकी बुक एंड मार्केट वैल्यू इज सिमिलर, लेकिन इक्विटी की जो मार्केट वैल्यू है दैट डिफर्स फ्रॉम द बुक वैल्यू. बुक वैल्यू में हिस्टोरिकल कॉस्ट पे एज एंड व्हेन एसेट्स आर इशूड हमने लिखे होते हैं. जो इक्विटी हमने बेची, जो शेयर्स हमने बेचे, जिस प्राइस पे बेचे, दे आर रिपोर्टेड एट दैट प्राइस इन द बैलेंस शीट. लेकिन जब मार्केट में हम शेयर की प्राइस देखते हैं तो दैट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग. तो ओनर्स इक्विटी के कॉन्टेक्स्ट में भी हमारी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है. और हमारा जो एक फाइनेंशियल मैनेजर है, व्हाइल मेकिंग द फाइनेंशियल डिसीजन, उसको जो है वो बुक वैल्यू पे कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए, रादर ही शुड बी फोकसिंग मोर ऑन द मार्केट वैल्यूज. अब इसी कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू को क्लैरिफाई करने के लिए हम एक छोटी सी सिंपल एग्जांपल लेते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट अ कॉर्पोरेशन नोन एज द के कॉर्पोरेशन. तो उसका डेटा सेट जो है दैट इज रिफ्लेक्टेड ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड हियर. के कॉर्पोरेशन हैज फिक्स्ड एसेट्स विद अ बुक वैल्यू ऑफ 700, यानी बुक्स के ऊपर जो उसकी वैल्यू इस वक्त है दैट इज 700. लेकिन अगर मार्केट प्लेस में वो इन्हीं एसेट्स को बेचना चाहते हैं तो दैट वैल्यू इज 1000 के मार्केट में वो एसेट जो है 1000 में बिकेंगे. सो एन अप्रेज्ड मार्केट वैल्यू ऑफ 1000. नेट वर्किंग कैपिटल इज 400 ऑन द बुक्स, but approximately 600 would be realized if the current assets are sold in the marketplace. The K has $500 in the long-term debt, both book as well as the market value. Now we have to calculate what is the book value of the equity and what is the market value of the equity. अब इसको हमने कैलकुलेट किया है on this particular slide. सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो क्या होगा. The principle is कि हमारी owner's equity is the residual thing. So assets minus the liability is the owner's equity. So keeping in mind the previous data set, तो क्या है हमारे पास assets, net working capital book value is 400. Net fixed asset की book value क्या है
700. Total book value is 1,100. On the other side of the balance sheet, long-term debt book value is 500. Shareholders' equity is what? 1,100 minus 500 is 600. Both the sides are balancing with the book value of 1,100 and the 1,100. Then we are talking about the market value. Net working capital 600, net fixed asset 1,000. So the total is 1,600 market value for the assets. Long-term debt at market is 500. Therefore, the shareholders' equity is 1,600 minus 500, 1,100. And the total market value is 1,600. So the difference between the two is reflecting the increase in market value, but the book value basically is whatever has been recorded on the balance sheet. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر جو ہے وہ ختم کروں, آئی ووڈ لائک ٹو سمرائز کہ ہم نے آج کے لیکچر میں کیا کیا ٹاپکس جو ہیں وہ کور کیے ہیں. تو آج کے لیکچر میں ہم نے فوکس کیا آن دی کارپوریشن ایز اے فارم آف دی بزنس آرگنائزیشن. اس سے پہلے ہم نے ذکر ضرور کیا تھا, ڈسکس بھی کیا تھا سول پروپرائٹرشپ اینڈ پارٹنرشپ پہ, لیکن اب ہم نے فوکس کیا ہے آن دی کارپوریشن. اور اس سلسلے میں ہم نے یہ کہا کہ جب ہم کارپوریشن کو دیکھتے ہیں تو کارپوریشن جو ہے وہ فائنینشیل مارکیٹ سے لون لے سکتی ہے. اور اس سلسلے میں ہم نے بات کی کہ کیا کیا اویلیبل ہے ٹو دی کارپوریشن اور کس کس قسم کی مارکیٹس میں کارپوریشن پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے فار ریزنگ کیپٹل. ہم نے بات کی پرائمری مارکیٹ کی اور سیکنڈری مارکیٹ کی. پرائمری مارکیٹ میں ہماری کارپوریشن ڈائریکٹلی جو ہے وہ سیکورٹی سیل کرتی ہے اور کیش فلوز جنریٹ کرتی ہے. سیکنڈری مارکیٹ میں کارپوریشن کی سیکورٹیز جو ہیں انویسٹرز کے درمیان جو ہے وہ ہینڈ چینج کرتی ہیں, اونرشپ چینج ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ٹائپس آف دی سیکنڈری مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم نے کہا کہ ایک ہمارے پاس ڈیلرز مارکیٹ ہے اور دوسری ہمارے پاس آکشن مارکیٹ ہے. اس کے بعد ہم نے بات کی کہ جب ہم کسی فرم کی فائنینشیل ہیلتھ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کامنلی یوز فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں ایک ہے ہمارے پاس بیلنس شیٹ اور دوسری ہے ہمارے پاس انکم اسٹیٹمنٹ. تو آج کے لیکچر میں ہم نے صرف کور کیا بیلنس شیٹ کو. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ وی ول موو ٹوورڈز دی انکم اسٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ کو ڈسکس کرتے ہوئے انالائز کرتے ہوئے جن 3 ایریاز کو ہم نے کور اپ کیا وہ ہے ایک اکاؤنٹنگ لیکوڈیٹی کا, اس سلسلے میں ہم نے بات کی نیٹ ورکنگ کیپٹل کی. دوسرا تھا ہمارا ڈیٹ ورسز اکوٹی کا جو کہ کیپٹل اسٹرکچر کے بارے میں ہم نے بات کی. اینڈ فائنلی ہم نے مارکیٹ ویلیو اور بک ویلیو کے درمیان آپس میں کیا فرق ہے اور فائنینشیل مینیجر کو جو ہے وہ کس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے. دیٹ از آلویز دی مارکیٹ ویلیو, موسٹ آف دی ٹائم اٹ شوڈ بی دی مارکیٹ ویلیو. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم کارپوریشن ہی پہ فوکس کرتے ہوئے اس کی دوسری فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جو کہ انکم اسٹیٹمنٹ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. گورنمنٹ کا رول ان دا فارم آف دی ٹیکسز بات کریں گے اینڈ دین وی ول فوکس آن دی فنڈس اور دی کیش فلوز. تو آج کے لیے ڈاکٹر طالعت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.